Several institutions are being created after independence for the smooth functioning of the democracy. बहुत सारे संस्थानों का निर्माण किया गया देश के लोकतंत्र को चलाने के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो आज पिलर्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के, जिन्होंने कमाल का उदाहरण पेश किया है। अगर आप आईएएस बनते हैं, कमाल की बात है, शानदार, ग्लोरियस। लेकिन इस सोच के साथ नहीं कि केवल हिंदुस्तान में नौकरी आईएएस ही है और बाकी सब नौकरियां हैं। मतलब ऐसे कि आईएएस नौकरी है और बाकी सब नौकरियां हैं। ये नौकरी है और ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जजेस, टीचर्स, स्वीपर, ये सारी नौकरियां हैं। मतलब ये गाय है और बाकी सब ऐसे जैसे बकरियां हैं। ये ऐसे जैसे ये बीवी हो और ये बाकी गर्लफ्रेंड्स हो, ये आपकी घर वाली हो और ये बाहर वाली हो, है ना। ये एक बहुत ही अलग लेवल की सोच है जो एक आईएएस के एस्पिरेंट से उम्मीद नहीं की जाती कि आप इस तरीके से सोचेंगे कि हम तो स्वर्ग में खड़े हैं और बाकी सब नरक में हैं। ये दूसरा वर्जन है फ्यूडलिज्म का। फ्यूडलिज्म का ये दूसरा वर्जन है। जो डॉक्टर्स हैं, दे आर द लाइफ सेवर्स, दे आर गॉड, दे आर कोरोना वॉरियर्स। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते, अगर डॉक्टर ना हो तो हिंदुस्तान की हालत क्या होती है। अगर कोरोना में आप देख सकते हैं, डॉक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हमारे देश में क्रिएट किया गया है। जो इंजीनियर्स है, आप देखेंगे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं, रोड, रेलवेज, मेट्रोज, एरोप्लेन्स और फाइटर प्लेन्स और इतनी सारी चीजें इंजीनियर्स ने बनाया है। तो इंजीनियर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज डॉक्टर्स, and lawyers are very important. They take your money and they give you the peace. The lawyers and judges, they are the integral part of Indian judicial system. The justice backbone है country का, उसमें सर्व करने वाले lawyers हैं, उतने ही important, उससे ज़्यादा important judges हैं। जो lawyers हैं, they are the voice of the clients, voice of the downtrodden people, lay people. जो judges हैं, they are termed as the my lordship, गॉड होते हैं, गॉड माना जाता है उन्हें, क्योंकि वो न्याय करते हैं। और जो टीचर्स होते हैं, आप देखेंगे टीचर्स, वो बाकी जितने भी हैं, जो आईएएस है उसे भी टीचर ही बनाता है, और एक आतंकवादी, एक मानव बम, वो भी टीचर ही बनाता है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स जितने भी हैं, इसको आप टीचर ही बनाता है। तो आप अगर इसे सफलता और सार्थकता के तराजू पर तौलना शुरू करेंगे तो एक बिल्कुल अलग तरह का एक परसेप्शन बनेगा, जो आप एक आईएएस ऑफिसर से कभी उम्मीद नहीं की जाती। इसलिए ये कहना कि आईएएस ही एक नौकरी है और बाकी सारी नौकरियां हैं, मतलब आईएएस जो है वही एक दुधारू गाय है और बाकी सब भेड़ और बकरियां हैं। ये कितनी गलत सोच है। तो मैं चाहता हूं, आप जैसे आप इंटरव्यू फेस करने जाएंगे, वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप कर क्या रहे हो, अभी तक आपने क्या किया है। आप कहेंगे मैं एनजीओ में काम कर रहा हूं, मैं जो ऑर्फन बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के, उनको पढ़ा रहा हूं फ्री में। या आप कहेंगे कि मैंने ये काम किया है, मैंने माइनॉरिटी के लिए, मैंने वुमेन के लिए ये काम किया है, ठीक है। या आप कहेंगे कि मैं टीचर के रूप में कहीं सर्व कर रहा हूं, मैं कहीं पुलिस में इंस्पेक्टर हूं, या कहीं आप डीएसपी हैं, या कहीं और हैं। तो आप ये सारी चीजें बताएंगे। वो आपसे बोलेंगे कि अगर आपका आज सिलेक्शन आईएएस में नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इस आईएएस के चौखट पे दोबारा 17 बार अटैक करूंगा, नादिर शाह की तरह। नादिर शाह ने जैसे 17 बार अटैक किया था भारत में, तो मैं बार बार दूंगा, इस बार नहीं होगा तो फिर आऊंगा सर आपके सामने, और नहीं होगा तो सर फिर आऊंगा आपके सामने, और अगली बार फिर आप मुझे देखेंगे, और तब तक मैं जोर लगाता रहूंगा जब तक मेरी सांस है, जब तक आस है। और नहीं तो इस आईएएस के चौखटे पर मैं अपना सिर फोड़ करके दम निकाल दूंगा, जान दे दूंगा आईएएस के चौखटे पे। वो क्या मैसेज जाएगा, क्या सोचेंगे। ये सोच कि ये बंदा सेल्फिश है, ये एक सेल्फिश है, और ये जड़ है, ये हार्ड है, सॉफ्ट स्किल बिल्कुल भी नहीं है, कंट्री की समझ बिल्कुल भी नहीं है। भारत निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है, चाहे वो रोड पर झाड़ू देने वाला स्वीपर हो,
जो स्वीपर है वो महान काम करता है, गंदगी फैलाने वाले लोगों से तो बेटर ही है जो गंदगी फैलाते हैं, लेकिन वो सुबह उठ करके झाड़ू देता है, सफाई करता है। वो अगर ना हो तो क्या हालत हो हिंदुस्तान की? स्वच्छ भारत अभियान का क्या होगा आप सोचिए। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो वर्कर्स हैं, जो आप सोच लीजिए कि एक दिन अगर हड़ताल हो जाता है ऑटो ड्राइवर का, तो क्या हालत हो जाती है मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज की, क्या हालत हो जाती है अगर बस का हड़ताल हो जाए। तो आप सोचिए कि क्या डॉक्टर्स बस चलाएंगे, या आईएएस बस चलाएंगे, या इंजीनियर्स बस चलाएंगे, ऑटो कौन चलाएगा? आप समझ रहे हैं? एक एक व्यक्ति जो आर्किटेक्ट अभी संसद भवन नया बनाया जा रहा है, तो कोई आर्किटेक्ट ने उसे स्ट्रक्चर किया होगा, उसकी प्रतिकृति बनाई होगी, है ना? कितने हजारों इंजीनियर्स मिलकर के फिर उसे बनाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि हम यही करेंगे, इफ आई एम नॉट फाइनली सिलेक्टेड फॉर आईएएस आई विल सर्व इन अनदर इंस्टीट्यूशन। मैंने भारतीय विद्या भवन से ट्रांसलेशन में डिप्लोमा कर रखा है, तो मैं कहीं पे ट्रांसलेटर का काम कर लूंगा, नहीं तो मैं बैंक में क्लर्क हो जाऊंगा, स्कूल में टीचर हो जाऊंगा, वहां पे सार्थकता भी है और सफलता भी है, और आई विल बी हैप्पी टू सर्व द कंट्री इन एनी फॉर्म। दैट विल बी एक हेल्दी आंसर आपका ये होगा। ठीक है, कुछ लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, इसको डेमन मत बनाइए, आईएएस को भूत मत बनाइए, एक टावर की तरह, लाल किले की तरह आप खड़े मत कीजिए, ऐसा नहीं है। आईएएस अगर आप बन रहे हैं तो यू आर वेरी सिंपल पीपल, यू आर वेरी लिस्ट पॉलिटेड, यू आर ट्रांसपेरेंट, पानी की तरह सिंपल, सरल, नॉर्मल, कम प्रदूषित, ठीक है ना? हैविंग कॉन्फिडेंस एंड विट, दैट्स द रिक्वायरमेंट। लोग क्या कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि जो गाइड करने वाले हैं, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, आप सोचिए कि ऐसा नहीं बोला जा सकता कि आईएएस ही नौकरी है और बाकी सारी सब्सिडरी अलाइंस है। नो, ये फेक चीजें हैं। कुछ लोग तो आईएएस के सिलेबस के नाम पे वैलेंटाइन डे का कंप्लीट सिलेबस बेच रहे हैं, वैलेंटाइन डे का सिलेबस पढ़ा रहे हैं आपको आईएएस के सिलेबस के नाम पे, कि पहली बार जब आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको तिरछी नजरों से देख करके मुस्कुराई थी तो कैसे आप अपने खानदान को भूल गए थे। पहली बार जब आपकी भारी भरकम गर्लफ्रेंड आपकी बाइक पे बैठ गई थी तेजी से आके, तो कैसे आपका बाइक पंचर हो गया था। पहली बार जब आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको टाइट हग दिया था तो कैसे आपकी बॉडी में झुरझुरी घुस गई थी। पहली बार जब आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको किस दिया था तो कैसे आप कोमा में चले गए थे। पहली बार जब आपकी गर्लफ्रेंड लाल सूट पहन के आपके सामने आई थी तो कैसे सांड ने दौड़ाया था, और अमूल माचो का अंडरवियर पहन करके कैसे आप ही मैन बन करके आपने उसे बचाया था। पहली बार जब आपकी गर्लफ्रेंड हरे ड्रेस में आई थी ऊपर से नीचे तक तो आपको कैसा महसूस हुआ, मुगल गार्डन की तरह। तो ये सिलेबस के नाम पे आप वैलेंटाइंस डे स्पेशल सिलेबस पढ़ा रहे हैं आईएएस के सिलेबस के नाम पे, आईएएस के सिलेबस के नाम पे आप वैलेंटाइन डे मना रहे। ये आईएएस का सिलेबस है। आई एम शॉक्ड टू सी ऑल दिस स्टफ, दिस इज सो शॉकिंग थिंग। और आश्चर्य होता है, जिनसे उम्मीद की जाती है हाईएस्ट नॉर्म्स की, कि ये तो बिल्कुल स्टूडेंट्स को उंगली पकड़ के पहुंचा देंगे। ये कुछ ऐसे लोग भी हैं, कहना नहीं चाहिए, आई लव एवरीवन बट आई लव यू ऑल स्टूडेंट्स द मोस्ट। और हमारा जो कार्यक्रम है पर्दाफाश, तो पर्दाफाश होना चाहिए। कुछ लोग तो आपको ये बोलेंगे कि मेरा पहले अटेम्प्ट में 3 बार आईएएस क्वालिफाई किया लेकिन मेरे को पसंद नहीं था वो, तो मैंने क्या किया, 6 महीना के अंदर छोड़ दिया उसे। क्यों? क्योंकि मेरा पहला क्रश एलाइड सर्विस था। एलाइड सर्विस मेरा पहला क्रश था, मैं उसे कैसे भूल सकता हूं। तो मैंने क्या किया, पहले अटेम्प्ट में 3 बार आईएएस निकाला, 6 महीने नौकरी करके छट दी। तो ऐसे डुगडुगी बजाने वाले जादूगरों से बच के रहें। यू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव यू ऑल। इसलिए ये लेकर आए हुए पर्दाफाश आपको पता होना चाहिए।
कि व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंग। वो आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ी बात एक ही है, क्या? एमएसपी। एमएसपी का प्रॉब्लम ही है, एमएसपी का प्रॉब्लम है, सिर्फ एमएसपी का प्रॉब्लम है। एमएसपी तो एक फ्रैक्शन है, एमएसपी एक फ्रैक्शन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो खरीफ और रबी फसल के पहले दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो तो एक फ्रैक्शन है। इसके बहुत सारे एंगल हैं किसान, अभी मैं बताता हूं आपको, 10 एंगल मैं अभी गिना देता हूं। एक, सेपरेटिस्ट फोर्स, खालिस्तान। मैं आपको सारे कोण बता देता हूं, एंगल। ये एक है एमएसपी, एक है आपके, आईएएस में क्वेश्चन पूछेगा कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो हिंदुस्तान के सिर्फ 2% किसान जो नॉर्थ वेस्ट के हैं वही पार्टिसिपेट क्यों कर रहे थे? बाकी जो 80%, आप 20% किसान अगर पार्टिसिपेट करें बाय द वे हिंदुस्तान में इस आंदोलन में, अखिल भारतीय स्तर पे जब किसान प्रभावित हों तो 80% किसान क्यों सो रहे थे? आईएएस का क्वेश्चन है, पूछेगा इंटरव्यू में, याद रखना, मेंस में पूछेगा कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो हिंदुस्तान के 80% किसान सो क्यों रहे थे? 80% फार्मर रेसेसिव सो रहे थे। ये कमांड और फ्री मार्केट इकोनॉमी का टसल है। कमांड और फ्री मार्केट इकोनॉमी का, ये पूंजीवाद और समाजवाद का टक्कर है, जहां पे वेलफेयर स्टेट जो है वो केंद्रीकृत करेगा, इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेटाइज नहीं करने देगा। सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी रेलवे, सरकारी तंत्र जितने भी बचे रहेंगे, ये कमांड है, ये स्टेट। तो हमारे यहां क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्राइवेट पार्टी और सरकारी पार्टी दोनों मिलकर के एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या हाल के दशक में कुछ उदाहरणों से बताइए अपने विचार कि क्या भारत पूंजीवाद की तरफ तेजी से जा रहा है? लड़ाई तो यह भी है ना कि गोदाम में, एफसीआई के गोदाम में अनाज नहीं रख करके सरकार अडानी के गोदाम में अनाज क्यों रखना चाहती है? एक टक्कर यह भी है। तो आप देखेंगे ये पूंजीवाद और समाजवाद, व्यवस्था की टकराहट, एक एंगल है कि ये किसान है ही नहीं। एक चीज है कि ये किसान है ही नहीं, ये जो लोग हैं इनकी एक टांग ऑस्ट्रेलिया में, एक टांग कनाडा में, एक टांग अमेरिका में है, और ये यहां से गए हुए खालिस्तानी लोग भी हो सकते हैं। और ये जो हैं किसान नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो किसान है आप देखेंगे वो इतने एफ्लुएंट, इतने रिच नहीं है। ये जो अमेरिकन फ्लेवर है, जो फार्मर्स का आंदोलन हो रहा है, इसके अमेरिकन फ्लेवर्स हैं, अमेरिकन फ्लेवर है, बिग स्टेशंस वाले फ्लेवर। तो ये हमारे जो किसान है, भारत के किसान, उनके हाथ में 1.5 लाख का एंड्रॉइड मोबाइल आईफोन नहीं है। वो आईफोन से सेल्फी ले रहे हैं और आईफोन से वीडियो बना रहे हैं। हु आर दे फार्मर्स? व्हाट काइंड ऑफ फार्मर्स दे आर दे रियली फार्मर्स? तो लोग कह रहे हैं कि ये फार्मर का मूवमेंट नहीं है, ये तो बिचौलिए हैं जो रिच हो गए हैं बीच का पैसा खा के। तो ये जो आंदोलन है केवल बिचौलियों का है। बिचौलियों का आंदोलन है, बिचौलियों का आंदोलन है ये। ये आपके एंगल्स हैं। ये सारे एंगल्स पे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ठीक से। और एक है, कंट्री के लोगों का क्या गवर्नमेंट से ट्रस्ट खत्म हो रहा है, विश्वास का संकट सरकार के प्रति। और क्या हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है?
क्या हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है? बंगाल और महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ को लेकर के अपने विचार प्रस्तुत करें। इस पर मेंस में आएगा, आप लिख लो। आईएएस के मेंस में यह क्वेश्चन सीधा रहेगा कि भारत में क्या फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है? महाराष्ट्र और बंगाल, महाराष्ट्र बंगाल और किसान आंदोलन के उदाहरण को की व्याख्या करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करें। यह मेंस का क्वेश्चन बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आईएएस को आप देखते हैं तो आप एक कंट्रीशिप की तरफ देखिए, कंट्रीशिप की तरफ देखिए। यू शुड हैव द न्यूट्रल व्यूज एंड एटीट्यूड, अनबायस्ड, अनबायस्ड। आप जिला में जाएंगे, वहां पे किसान होगा, मजदूर होगा। जब आप वहां पे कलेक्टर हैं तो आप केवल हिंदू के कलेक्टर नहीं, मुस्लिम के कलेक्टर भी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं वहां पे। फार्मर हैं, मजदूर हैं, वीकर सेक्शन है, माइनॉरिटी हैं, जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, वहां पे सारे हैं। दलित, शोषित, पीड़ित जितने भी आप कहते हैं सारे हैं, एसटी एसटीज। ठीक है, तो आप ये सारे, सॉरी, डोंट यूज दिस वर्ड दलित फॉर एसटी एसटीज। दलित, शोषित, पीड़ित और हरिजन शब्द का प्रयोग ना करें। यह पॉलिटिकल शब्द है, यूपीएससी में अनएक्सेप्टेबल है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तीनों में कहीं भी यह शब्द का प्रयोग ना करें। यह पॉलिटिकल शब्द है। आपको यूज क्या करना है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी एससी और एसटी वर्ड का यूज करें, नहीं तो आपकी खिंचाई कर देगा वो। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप जागते रहो, पर्दाफाश देखते रहो लगातार, और आपको दिखाऊंगा सच्चाई क्या है आईएएस एग्जाम की। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो भी यूपीएससी से रिलेटेड झूठ है उसे खत्म करके सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। यह हमारा वादा है, खुद से भी और आपसे भी। धन्यवाद।